आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का क्लास आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। इसके पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का वीडियो एक डाला हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका सीए इंटर और 12 क्लास में है। जो जिन बच्चों का वेस्ट बंगाल बोर्ड में 12 क्लास में कॉस्ट एंड टैक्स है, उनका ये पहला चैप्टर है 12 क्लास का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सारे सेक्शन जानेंगे और पढ़ेंगे आज हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी समझते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22 होता है। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22 होता है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, आपका रेंटल इनकम होना चाहिए। रेंटल इनकम आपका कुछ भी हो सकता है। आप या तो रेसिडेंशियल से कमाते हैं या फिर कमर्शियल से, आप कुछ भी से कमा रहे हैं। जो आपका रेंटल इनकम कमा रहे हैं वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। बाकायदा आपको उस जगह का या फिर उस प्रॉपर्टी का आपको मालिक होना पड़ेगा, उसका ऑनर होना पड़ेगा। अब आते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग, लैंड अपार्टमेंट टू बिल्डिंग, मतलब अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो वो आप उसको लेट आउट करके रखे हैं, उस पर रेंट पर लेकर ले रहे हैं, तो वो आपके हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। या फिर कोई ऐसा लैंड है जो उस बिल्डिंग से अटैच है, या फिर आसपास के जो लैंड है जिससे आप रेंट उठा रहे हैं, वो आपकी आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में। वैकेंट लैंड नहीं होना चाहिए, लैंड भरा होना चाहिए जिसमें लोग रह रहे हों, वो बिल्डिंग से अटैच है। जैसे बिल्डिंग के आसपास के जो होते हैं, आप जैसे पार्किंग हाउस, ये सब चीज़ें आप बिल्डिंग के ही काम के लिए जो बनाते हैं वह इसमें आते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। दूसरा एसएससी, आपको ऑनर होना पड़ेगा। ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर दो तरह का। आप एसएससी में भी वो भी होना चाहिए। एक आप हम लोग जब पढ़े थे 11 में कि क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस था, उसमें बताया गया था कि जो रेसिडेंट होते हैं वो, मतलब एसएससी में भी वही होना चाहिए कि पहले रेसिडेंट होने चाहिए। उसके अलावा ऑनर या बेनिफिशियल ऑनर। ऑनर तो आप खुद ही मालिक है। बेनिफिशियल ऑनर मतलब आप उस जगह का भी फ़ायदा उठा रहे हो, बेनिफिशियल ऑनर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिशियल ऑनर क्या होता है। फिर उसके बाद टाइप्स। हाउस प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है। हाउस प्रॉपर्टी दो तरह का होता है। एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होता है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट वो प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पे दे रखा है या फिर आप उससे रेंट कमा रहे हो, तो वो आपका हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी। ये हमेशा टैक्सेबल होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में जिसमें आप खुद रह रहे हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं। अब इसमें समझेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड में दो तरह की चीज़ें। एक रेसिडेंशियल, जिसको आप खुद ही रह रहे हैं, रेसिडेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा। दूसरा उस तरह का प्रॉपर्टी जिसको आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए दे रखा है। जैसे कोई अपना घर बिजनेस पर्पज़ के लिए दे रखता है, जहाँ ऑफिसों पे सारे चीज़ बनते हैं, वो क्या आ गया आपका बिजनेस इनकम के लिए है, तो वो आपका इग्नोर, इसमें नहीं आएगा, वो आपका बिजनेस इनकम पीजीपीपी में चला जाएगा। ये आपका कहाँ जाएगा, पीजीपीपी में। फिर इसमें आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, जिसमें आप रह रहे हैं। तो दो तरह का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आप दो से कम में अगर रह रहे हैं, मतलब 2 या 2 से कम है आपका हाउस प्रॉपर्टी, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, और 2 से ज़्यादा हो तो उसमें जो आपका पहला वाला 2 होता है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, और उसके आगे जो प्रॉपर्टी बच जाते हैं वो आपका डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी होते हैं। उसके अलावा आगे समझते हैं कि ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब समझिए कि आपका सारा कैलकुलेशन इसका लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ही होगा। अब समझते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला म्यूनसिपल वैल्यू। अच्छा, म्यूनसिपल वैल्यू हो तो क्या है। म्यूनसिपल वैल्यू वो जो म्यूनसिपैलिटी एक अपना रेंट निर्धारित करती है, या म्यूनसिपैलिटी आपको बताती है कि कितना आपका वैल्यू है उस चीज़ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल वैल्यू बोलते हैं। म्यूनसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटी जो भी है। फेयर रेंट क्या बोलते हैं, रीजनेबल रेंट, जो आसपास के रेंट चल रही है उसको हम लोग फेयर रेंट बोलते हैं। इन दोनों में जो हायर होता है वो नोशनल रेंट होता है, उसको नोशनल रेंट की तरह नाम से जाना जाता है। मतलब म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर नोशनल रेंट। और स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा बताया हुआ है कि आप मैक्सिमम इतना ही रेंट ले सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। उसमें क्या हो गया कि आपका नोशनल रेंट हो गया और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, मतलब आपका जो आया है नोशनल रेंट, ये म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को मिलाकर जो आपका नोशनल रेंट आया है, दोनों का हायर का और इन दोनों का लोअर आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट, जो आपका मेनली एक्चुअली जो आपने रेंट कमाया होगा वो हो जाएगा आपका विच एवर इज लोअर। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो भी लोअर आएगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आप म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दीजिएगा तो आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। और फिर उसमें माइनस होगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या आता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट और लोन भी माइनस होगा। सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये ऊपर से लेकर जो एनएवी तक कैलकुलेशन किया, इसमें कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है तो आपका इनकम फ्रॉम, अगर नहीं दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन या लोन का कोई पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एसओपी में नील रहेगा। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में या फिर एलओपी में
अगर आपका ये पूरा कैलकुलेशन होगा, जैसे हायर और लोअर वाला कैलकुलेशन होता है, लास्ट में जो अमाउंट आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। और एसओपी में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो आपका हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, आपका इनकम नहीं आ सकता है। साइड में ये लिखा हो कि म्युनिसिपल, अच्छा ये म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्स जो लोकल अथॉरिटी द्वारा आप जो टैक्स लेते हैं, जैसे वाटर टैक्स हो गया, सेवरेज टैक्स हो गया, और भी जो छोटे छोटे टैक्स होते हैं जो आपको लोकल अथॉरिटी लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट बेसिस पे होता है। पेमेंट बेसिस पे मतलब जब उसका पैसा का पेमेंट हुआ तभी इसका म्युनिसिपल टैक्स का माना जाएगा, ड्यू बेसिस पे नहीं होता। ड्यू बेसिस मतलब आउटस्टैंडिंग, आपने पहले कभी दिया है, आप पहले कभी देंगे, वो नहीं होता। पेमेंट बेसिस, आप जब पेमेंट करेंगे तभी आपका म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट आएगा। और ये कब होता है? जब सिर्फ इसका ऑनर ही पेमेंट करेगा। अगर टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर रहा है तो इसमें म्युनिसिपल टैक्स में नहीं आएगा। यहाँ क्या होना चाहिए कि ऑनर का पेमेंट होना चाहिए। ये कभी परसेंटेज बेसिस पे भी देता है तो हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इसका परसेंटेज बेसिस पे क्या आएगा। आप समझते हैं एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल रेंट देता है ना, रेंट रिसीव्ड, आपने जो रेंट रिसीव किया या रेंट रिसीवेबल, आप जो रेंट रिसीव करने वाले हैं, माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या बोलते हैं? जैसे आप किसी घर में रह रहे थे, आपको वो पैसा नहीं दिया, किसी रीजन से वो आदमी चला गया, या फिर बैड डेप्ट, वो पैसा कभी आपको मिलेगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनरियलाइज रेंट बोलते हैं। अच्छा, अनरियलाइज रेंट के 4 रूल होते हैं, यहाँ 4 रूल 4 में लिखा हुआ है। ये चारों का पहला क्या होना चाहिए कि टेनेंट बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब टेनेंट सही में उसके पास कैपेसिटी नहीं है देने की, इसलिए वो आपको पैसा नहीं दे पाए। दूसरा होना चाहिए टेनेंट वैकेटेड द लैंड, मतलब जो टेनेंट है वो घर को छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि वो घर में है और हम उससे पैसा नहीं ले रहे, घर खाली कर देगा तभी वो अनरियलाइज रेंट माना जाएगा। सो टेनेंट नॉट, अच्छा ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने उस टेनेंट को अपने घर से निकाल के कहीं दूसरी जगह आपने उसको रहने के लिए दे दिया है और वो घर खाली है, आप वो टेनेंट निकल के आपके किसी भी प्रॉपर्टी का वो हिस्सा नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है कि रीजनेबल स्टेप, आपने उसके पैसे लेने के लिए कुछ ना कुछ रीजनेबल स्टेप लिए थे जो आप फुलफिल किए थे। अगर वो उसमें इन चारों में अगर वो नहीं दे पाता है, फिर वो आपका क्या हो जाएगा? अनरियलाइज रेंट हो जाएगा। फिर आता है एक अरियर ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट क्या होता है कि कभी कभी घर, बहुत सारी घरें डिस्प्यूट में रहती हैं, तो उसमें जो अंडर डिस्प्यूट रहता है ना, उसको अरियर ऑफ रेंट बोलते हैं। अच्छा, ये जब आपको पैसा मिलेगा ना, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके मिलेगा। मतलब मानते हैं आपका 1 लाख का अरियर ऑफ रेंट, अच्छा पिछले साल का आप कितने सालों से डिस्प्यूट चल रहा होगा, मानते हैं आपको इस साल पूरा का पूरा आपने केस जीत गया और आपको पूरा का पूरा 1 लाख का आपको रेंट मिल गया, तो पूरा 1 लाख आप यहाँ नहीं लीजिएगा, इसमें अनरियलाइज रेंट में ही लिया जाता है इसको, अरियर ऑफ रेंट को। तो इसमें आप कितना लीजिएगा? सिर्फ 70%, मतलब आप 1 लाख का नहीं लेकर 70,000 का लीजिएगा, क्योंकि इसका पेमेंट आप हर साल आप स्टैंडर्ड डिडक्शन में तो माइनस कर ही रहे होंगे ना, इसीलिए इसका सिर्फ 70% लिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है इसलिए। और अब आते हैं कि वैकेंसी। वैकेंसी क्या होता है? वैकेंसी होता है ना कि आपका घर खाली है, आपके घर में कोई नहीं रह रहा, तो वो क्या हो जाएगा? वैकेंसी हो जाएगा। वैकेंसी पीरियड में पहला होता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे लेंगे। अगर मानते हैं आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो मतलब जैसे एक्सपेक्टेड रेंट जो लिखे हुए ना, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, इन दोनों से अगर ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब आप समझिए कि इन दोनों से अगर इन दोनों को जोड़ के ज़्यादा और एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा? जीएवी हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा आपका? एनएवी, जीएवी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, विच एवर इज हायर, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में विच एवर इज हायर होना चाहिए। अगर समझिए कि एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज़्यादा हो जा रहा है एक्चुअल रेंट प्लस इसका वैकेंसी रेंट जोड़ के, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। अगर दूसरा केस लेते हैं कि अगर एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिला के अगर आपका कम हो रहा है इस एक्सपेक्टेड रेंट से, तो यह आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उससे माइनस कर देंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो आना रह जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, समझिए कि एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिला के आपका आ रहा है 1,20,000 और आपका एक्सपेक्टेड रेंट सिर्फ 1 लाख आया है, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका 1,20,000 आ जाएगा। फिर यह एग्जांपल लीजिए कि यह आपका 1,20,000 है और इन दोनों का ऐड करके सिर्फ 1 ही लाख आ रहा है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। अभी ये समझते हैं आगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन, जैसे हम बोले म्युनिसिपल टैक्स का कौन सा बेसिस पे होता है? पेमेंट बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन लोन का ड्यू बेसिस पे होता है। मानते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी है ना, वो भी आपको यहीं पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इस इंटरेस्ट ऑन लोन का। अच्छा, 2 केस में होता है यहाँ, पहला समझते हैं डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी और
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं होता है, मतलब आपका जितना इंटरेस्ट ऑन लोन आया आपको सारा का सारा उसको आप अलाउ कर सकते हैं या उतना आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन एसओपी में आएगा दो केस होते हैं, एक स्पेशल केस होता है, एक नॉर्मल केस। स्पेशल केस समझिए कि जहां बिल्डिंग आप परचेज किए या कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लिया, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन आप किसी से भी लीजिएगा, वो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन ही आप मानते हैं बैंक से लिया हो या पर्सनल किसी से लिए हो या आपने दोस्त से लिया है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन लोन में ही कवर अप होगा। वैसे स्पेशल केस में आता है, पहला आपने लोन लिया है 1/4/1999 के बाद और आपने किस लिए लिया है, परचेज मतलब कि आपने किस लिए किया है कि आपने घर खरीदा किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, और वो कंस्ट्रक्शन कितना साल में कंप्लीट होना चाहिए, 5 साल में, तब आपका कितना मिलेगा, 2 लाख। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 2 लाख। 5 साल के बाद होता है तो ये केस नहीं आएगा, मतलब मिनिमम आपका कंस्ट्रक्शन कितना दिन में कंप्लीट होना चाहिए, 5 साल में। तो पहले स्पेशल केस वाला देख लेते हैं। लोन क्या होना चाहिए, 1/4/1999 के बाद का होना चाहिए। दूसरा, आपने जो परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है और वो कंस्ट्रक्शन कितने साल में पीरियड होना चाहिए, 5 साल। अदर केसेस में 30,000 आएगा, जैसे आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है और सब काम के लिए लोन लिया तो आपका 30,000 में आएगा। अच्छा, यहाँ जब हम लोग समझ रहे थे एसओपी के केस में एक और आता है कि जैसे एसओपी अगर बिल्डर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उसमें इसमें क्या होगा, जैसे बिल्डर अगर बिल्डिंग बना तो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब वो बिल्डिंग किस लिए बना रहा है, बेचने के पर्पज से बना रहा है। हाँ, अगर सेलिंग के पर्पज से बना रहा है, उसका मेन एम है सेल, तो वो आपका कहाँ चलेगा, बिजनेस इनकम में चला जाएगा। और दूसरा, अगर वो बिल्डिंग बना के रेंट पे दे रहा है, बहुत सारी बिल्डिंग लोग बनाते हैं रेंट पे दे देते हैं, तो वो किस में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। दूसरा है कि अगर वो घर खाली है तो कहाँ जाएगा, घर खाली है तो 2 केस बनेगा। एक तो कंस्ट्रक्शन का, जब कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे बिल्डिंग बन गया, उसके 2 साल तक हम लोग नील मानेंगे, उसका कुछ भी नहीं लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं कैलकुलेशन है। लेकिन अगर वो 2 साल में नहीं बेच पाता है और ना ही वो लेट आउट कुछ नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान के उसका कैलकुलेशन सारा डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के हिसाब से किया जाएगा। फिर आता है एक कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है, जिसमें रेंट के साथ, जैसे घर के साथ कुछ लोग अपने एसेट्स को, जैसे बेंच और कुर्सी, ये सब चीज़ों को भी आप उसका रेंट लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट रेंट बोलते हैं, जहां दोनों चीज़ों का रेंट मिला दिया जाता है, जहां हाउस प्रॉपर्टी का भी रेंट रहता है और आपके जो घर में एसेट्स पड़े उनका भी रेंट रहता है। अगर देखिए एग्रीमेंट अगर सेपरेबल है तो सिर्फ हम हाउस प्रॉपर्टी का ही रेंट लेंगे, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का ही रेंट लेंगे, और जो आपका अदर एसेट्स है जैसे बेंच उन सब, ये सब चीज़ लगा हुआ है, या तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, और अगर बिजनेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो वह कहाँ चला जाएगा, आपका पीजीबी में चला जाएगा, अगर आप उस एसेट्स का यूज बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो। दूसरा, एग्रीमेंट अगर सेपरेबल नहीं है, मतलब एग्रीमेंट अगर अलग अलग नहीं है, तो वो सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबी में, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा केस आ रहा है। ऐसे आप लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबी में, मैक्सिमम चांस होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कभी एमसीक्यू में आ जाए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे ही आप टिक कीजिएगा। अब ये सारा चीज़ों के एक आता है डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर क्या होता है, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा है, आप उसके कैसे ऑनर बन सकते हैं, तो जैसे आपने अपना ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी को, अगर आपने स्पाउस मतलब अपने वाइफ को किया है, या फिर माइनर चिल्ड्रन जो अभी मेजर नहीं हुआ, माइनर चिल्ड्रन को आपने विदाउट कंसिडरेशन, बिना कुछ पैसा लिए ही उनको आप अपना घर या अपना कुछ भी घर आप दे देते हैं रहने के लिए, तो क्या माना जाएगा, ये आप उसके डीम्ड ऑनर, मतलब आप उसके ऑनर माना जाएगा, भले उसके घर में आपकी वाइफ या फिर आपका माइनर चिल्ड्रन रखा जाए, अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन दिया तो। ये एक्सेप्शन होता है इस केस में, अगर आपका माइनर जो डॉटर है उसका अगर शादी हो जाता है तो वो इस केस में आप डीम्ड ऑनर नहीं माने जाएंगे। अगर आपका माइनर डॉटर है उसका शादी हो गया तो आप डीम्ड ऑनर नहीं माने जाएंगे। अभी हम लोगों ने लगभग सारा रिविजन कर लिया है। 5-10 मिनट का वीडियो है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपका इसका कैलकुलेशन भी करवाया जाएगा, कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का, डिडक्शन का, ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन कैसे कैसे होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दोस्तों के बीच भेजने का कोशिश कीजिए। और अभी जो बच्चे 10th पास किए हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, वो आगे फ्यूचर में और भी देश के लिए अच्छा काम करें और अपने लिए, अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा काम करें। दूसरा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे वीडियो में, हो सकता है कि आपको पीछे धुंधला दिखाई दे रहा है या कुछ किसी भी तरह का आप प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर बहुत स्पीड पढ़ाया जा रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि थोड़ा स्लो ही इसका रिवीजन करा दिया जाए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इसमें क्या है, कैसे कैलकुलेशन होगा सब, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।